वेलकम बैक टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। मैं अरुण सर आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले देखिए, जो भी बच्चे अभी तक पिछले लेक्चर्स को मेरे नहीं देखे हैं वो एक बार जाकर पुराने लेक्चर्स जो 2-3 मैंने स्टार्टिंग कराई है, जो बेसिक हैं क्लास 12 के, वो देख लें एक बार, है ना। बिकॉज जब हम जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो हमारा बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक भाई बेस से ही आता है। तो 12th क्लास का पूरा बेस मैंने बताया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में व्हाट इज चार्ज बताया, उससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें बताई, तीसरे लेक्चर में वापस जो जुड़ी हुई चीज़ें थी और कंप्लीट हुई प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने चार्ज पे लिए। तो उसको आप देख लें अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद ही फिर ये वाला लेक्चर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्ट करें। टेबल ऑफ कंटेंट बताया मैंने चैप्टर्स के। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे और एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छी बात होगी, आप यू फील कनेक्टेड बिटवीन द चैप्टर्स 1 एंड 2, क्योंकि है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, तो आप बेटर फील कर पाएंगे, बेटर कनेक्टेड फील कर पाएंगे, है ना, जब भी आप पढ़ेंगे। तो बच्चों उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में आप ध्यान से जब देखा होगा आपने, तो आपने नोट भी किया होगा आई थिंक, तो आपने दोनों नोट किया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1-2 के थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल था, उसके बाद गॉस लॉ था, और उसके बाद कैपेसिटर्स था, ठीक है ना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत वास्ट हैं हमारे समझने के लिए, बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं ये, है ना। तो हम इनको समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, है ना, और इतनी अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा चीज़ें कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। 12th क्लास के बारे में एक चीज़ हमेशा जान लीजिए बेटा, है ना, कि टू द पॉइंट अपन को अगर हर चीज़ पता है ना, तो फिर मजाक नहीं कर रहा, कभी कभी तो कॉन्सेप्ट याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपन को सिर्फ एक टू द पॉइंट चीज़ें पता होती हैं, तो ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 12th क्लास लेंदी है थोड़ी सी, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है सिंपल, थोड़ी लेंदी है ना। अब देखो 11th क्लास में जो भी चीज़ें आती है ना, मास वगैरह, मास बॉडीज वगैरह, आप, मैं, कार, बस, स्कूटर, ये सब अपनी आंखों से देखा हुआ होता है ना। तो विजुअलाइज करना, समझ पाना बहुत आसान होता है। लेकिन 12th क्लास में दिक्कत ये होती है हर बच्चे के साथ कि यार उन्होंने देखा नहीं होता कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, कैसा होता है प्रोटॉन। अब मैं बोलूँगा ये क्यू चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, तो आपने देखा थोड़ी ना चार्ज क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, कुछ भी नहीं देख सकते हम, है ना। तो विजुअलाइज करना, वो इमेजिन कर पाना कि हाँ भाई यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर ऐसे रखा होगा, ये हो रहा होगा, तो वो इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो अच्छी तरह से उस चीज़ को इमेजिन कर लेगा उसके लिए उतना ही फायदा होगा, है ना। तो ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताया ना आपको कि लेंदी होना, डिफिकल्ट नहीं होना, ठीक है, और लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत सिंपल, है ना। और देखो डिफिकल्ट चीज़ जब भी कुछ आती है ना तो खुश हो जाया करो, क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट चीज़ आपके साथ तो अरुण सर हैं तो आपको तो आ ही जाएगी, है ना, लेकिन बहुत सारे बाकी बच्चों को नहीं आएगी, तो आप एज ले लोगे उन बच्चों पे, सीधी सी बात है ना। हम कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो, लूडो हो, जो भी चीज़ है, अगर डिफिकल्ट टीम के खिलाफ जीतते हैं तभी तो मज़ा आता है कि नहीं आता है। आज इंडिया का मैच हो रहा है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से जीते तो ही तो मज़ा आता है ना, है कि नहीं। अगर वो जिम्बाब्वे से जीत के आ जाए, बांग्लादेश से जीत के आ जाए तो मज़ा नहीं आता इतना, है ना, देखते भी नहीं है मैच हम लोग। तो वही वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन जो है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक मैंने आपको चार्ज पढ़ा दिया, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज, चार्जिंग ऑफ द बॉडी, 3 तरह से, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, है ना, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, उसमें न्यूमेरिकल्स भी लिए। चार्ज क्या होता है ये तो आप पहचान गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है Q1, ये रहा वो चार्ज, ठीक है। और मान लीजिए एक और चार्ज है Q2, वो यहां पर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। 2 डिफरेंट चार्जेस मैंने लिए हैं Q1 एंड Q2। वी डू नॉट नो द पोलरिटी और द नेचर ऑफ द चार्ज। पोलरिटी बोल दो या नेचर बोल दो। पोलरिटी या नेचर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमें नहीं पता Q1 पॉजिटिव है या Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है, हमें कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। मतलब हमको नेचर ऑफ द चार्ज नहीं पता, हमें पॉलरिटी ऑफ द चार्ज नहीं पता, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये जो Q1 चार्ज है ये पॉजिटिव है,
Q2 चार्ज है वो नेगेटिव है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, दीज टू चार्जेस विल अट्रैक्ट, है ना। बताया था आपको अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और अगर मैं बोल दूं कि बेटा ये भी पॉजिटिव है तो Q1 एंड Q2 विल रिपेल, आप ये मेरे से बोलोगे बिकॉज लाइक चार्जेस है दोनों, लाइक नहीं, वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक ही नेचर के चार्जेस हैं, दोनों एक ही पोलैरिटी के चार्जेस हैं। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं, दूसरे को धक्का देने वाले हैं, है ना। तो किस तरह से ये इंटरेक्शन होगा ये तो आपको समझ में आ ही गया। ये तो लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस में बता दिया था मैंने आपको। लेकिन आप खुद भी सोचो ना कि भाई अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों कर रहा है ना। और जो अनलाइक चार्ज नहीं है, जो लाइक चार्जेस हैं, जैसे ये पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेंगे, क्यों करेंगे रिपेल, है ना। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि वो इसलिए करेंगे बिकॉज जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना। अब ये फोर्स आप बोलोगे सर छू तो रही नहीं है तो फोर्स कैसे लगा रहे हैं, तो बेटा ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, उसमें भी छूती कहाँ है एक बॉडी दूसरी बॉडी को, फिर भी फोर्स लगा देती है ना। देखो ये फोर्स लग रहा है ना, डस्टर को मैं छू थोड़ी रहा था, फिर भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उसको। तो बिना छुए ही एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। मतलब ये भी कैसी फोर्स हो गई, याद करो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स पढ़ाया था 11th क्लास में, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स हो गई, ठीक है। एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, इस वजह से वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। समझ में आया ना, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स है वो सबसे पहली बात नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्स होती है ना। इस फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एक रुका हुआ चार्ज दूसरे रुके हुए चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगाता है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो अब देखो ये फोर्स को बताने के लिए हमारे पास क्या एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है, जिनके नाम से चार्ज की यूनिट भी रखी गई है ना। चार्ज की यूनिट किस साइंटिस्ट के नाम से रखी गई है, कूलम्ब, है ना। तो उन्हीं के नाम से एक लॉ आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि साहब ध्यान रखना, पॉइंट वाइज याद रखना। पहला पॉइंट क्या है कि भाई लाइक चार्ज अट्रैक्ट और अनलाइक लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलने के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी पता है कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्स है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को छू नहीं रहा, बिना छुए ही फोर्स लगा दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, कूलम्ब्स लॉ। दो चीजों को अगर मैं बेसिक बाइफर्केशन करूं इस चैप्टर का तो दो चीजों में बढ़ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर बस ओनली, है ना। एक तो गॉस लॉ, एक कूलम्ब्स लॉ, बस, ठीक है ना। तो खैर वैसे वो हम आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बेटा, यू विल फील मोर अबाउट दिस चैप्टर के क्या है ये चैप्टर, है ना। आपने अभी तक जो चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी चीज है चार्ज, वो आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। कैसे किसी बॉडी को चार्ज करना है वो भी आपने पढ़ लिया। अब आप ये जान रहे हो कि भैया एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर को रिपेल और अट्रैक्ट कर ही क्यों रहा है ना। तो उसका आंसर ये है कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसलिए अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं सब, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, ओके। उसके बाद देखिए कि भाई कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स नाम का एक साइंटिस्ट है जो आया है आपके सामने और आपको बोल रहा है कि भाई ये जो लॉ है इसको मैं बता रहा हूं कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये इस कूलम्ब्स ने बताया अपन को, है ना। तो इस कूलम्ब ने क्या बताया था कि मान लीजिए Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, वी डोंट नो येट द पोलरिटी ऑफ द चार्जेस, हमें पोलरिटी नहीं पता है चार्ज की कि क्या है चार्ज, ठीक है। ये r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, कितना डिस्टेंस पड़े हुए हैं, r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब r डिस्टेंस पे ये दोनों के दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं, तो कूलम्ब ने हमें क्या बोला कि जो फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी आपने। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक मैं लूंगा वो लूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मतलब असली फोर्स तो वहीं पढ़ेंगे अपन, समझ रहे हो ना।
वेक्टर फॉर्म ही तो असली फॉर्म होती है यार असल में, तो उसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो है ना, डायरेक्शन भी तो है। हाँ तो देखो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो कूलम्ब्स ने हमको दी कि भाई जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, दोनों के दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला कि भाई जो ये फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम के स्क्वायर के। ठीक है ना, ये उसने हमको बताया। तो हमने दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2 बाय r²। इसका स्टेटमेंट मैंने आपको लॉ का इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज मैं पहले ये बता दूंगा तो स्टेटमेंट आप अपने आप ही लिख लोगे, या मैं बोल दूंगा डिक्टेट कर दूंगा तो सेम वही रहेगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात चल रही है ना। याद रखो ग्रेविटेशन फोर्स में भी आपने इसी तरह से पढ़ा था कि दो मास होते थे m1 m2 जो r डिस्टेंस पे पड़े होते थे, तो उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती थी, है ना, m1 m2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस बिटवीन देम जो r था उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती थी। फिर एक कांस्टेंट आता था कैपिटल G, याद करो। तो फोर्स क्या होती थी, G m1 m2 अपॉन r² हो जाती थी फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, बस यहाँ पर चार्ज आ गया तो जो फोर्स है आपका उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू, जब मैं करूंगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है और इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है बेटा, K। ये K कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर K Q1 Q2 बाय r²। ये अपने पास उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर लगा रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए अब ये जो K है ये क्या है यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इस K की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ध्यान से देखना बच्चों, बस 1/4πε0 होती है, ठीक है ना। और ये जो ε0 है इसे कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में मैं आपको सब जानकारी बाद में दूंगा, है ना, कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। आप अभी जस्ट याद रख लीजिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा बाद में जब मैं जानकारी दूंगा। अभी बस ये याद रखें, ये एप्सिलॉन का साइन है बेटा, एप्सिलॉन सिंबल होता है ये जो होता है ना ये, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में अगर नॉट लगा दोगे तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। तो ये एप्सिलॉन, ये जो साइन बनाया मैंने, इसे क्या होता है, ये क्या होता है, ये बोलिए मेरे साथ साथ, परमिटिविटी। बोलते रहा कीजिए, बोलने से क्या है जुबान पे शब्द आ जाता है, परमिटिविटी है ये। अब परमिटिविटी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फ्री स्पेस, अभी फ्री स्पेस में पड़े हुए चार्जेस, इसलिए देखिए थोड़ा बहुत आइडिया मैं अभी से दे देता हूं आपको। अभी ये चार्जेस हवा में रखे हुए हैं, ठीक है, हवा में रखे हुए हैं और r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी जो कि ये होगी, ठीक है। लेकिन उसमें K क्या आ रहा है, 1/4πε0 आ रहा है सिर्फ, जहां पे ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। लेकिन अगर इन्हीं चार्जेस को उठा के मैं किसी तेल में रख दूं, ऑयल में या वाटर में रख दूं, है, तो फोर्स फिर उतनी लगेगी क्या, या कम लगेगी क्या ज्यादा लगेगी क्या, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस मीडियम में आप उसको रख रहे हो चार्जेस को, है ना। दो चार्जेस अगर ऑयल में पड़े हुए हैं और फिर r डिस्टेंस पे उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वाटर के अंदर पड़े हुए हैं फिर r डिस्टेंस के अंदर कितना फोर्स उनके ऊपर लग रहा है, या किसी और मीडियम में पड़े, ग्लिसरीन में पड़े हुए हैं दो चार्जेस, उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें, तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कुल मिला के बात ये है ना। तो मीडियम की परमिशन, एक चार्ज क्या करता है कि परमिशन मांगता है कि भाई मैं मीडियम तेरे थ्रू उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा लूं क्या, समझ रहे हो, वही परमिशन से परमिटिविटी आया है ना। इतना समझ लेना मतलब थोड़ा बहुत। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एयर में, फ्री स्पेस में जो वो परमिशन मांगता है ना, मीडियम की परमिशन, और फ्री स्पेस मतलब मीडियम की परमिटिविटी, है ना, जो भी मीडियम है उसकी परमिशन। तो फ्री स्पेस की परमिशन क्या होती है, ε0। अब मीडियम की क्या होती है, क्या है क्या नहीं, वो सब बाद में बताऊंगा मैं अच्छी तरह से डिटेल में, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। इस ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा ये k जो है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप ये वाली रख दोगे, पाई की वैल्यू आपको याद ही है, 4 की वैल्यू आपको याद ही है, तो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 9 इंटू 10⁹। तो कुल मिला के हमारे पास, हमको जो मोटी मोटी चीज देखनी है, ये सब तो क्या डिटेलिंग है ही सही, अभी के लिए इतना याद कर लो, या याद नहीं हो रहा तो रट लो अभी के लिए, ठीक है। ध्यान देना, हमारे पास क्या आया कि फोर्स जो है वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो ये k है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है, जिसको हम 9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए? तो देखो k की यूनिट, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है ना, और ये r स्क्वायर इधर जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये दोनों कुलम कुलम नीचे जाएंगे तो कुलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, भाई यूनिट निकालना बहुत आसान बात है, k को यहाँ रहना तो बाकी सबको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, r स्क्वायर को ऊपर, q1 q2 को नीचे, तो f की यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर, q1 q2 यानी कुलम कुलम यानी कुलम स्क्वायर, तो कुलम स्क्वायर नीचे, मीटर स्क्वायर ऊपर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। इसी तरह आप इसकी भी एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? ध्यान देखो, 4π तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है, इसका उल्टा हो जाएगा, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज है ये, सिंपल सा फिनोमेना है, इतना सा आप याद रखिए। अभी के लिए जो मैं कह रहा हूं वो चीज याद रखिए आप लोग, है ना। क्या याद रखना है बच्चों आपको? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूं बच्चों, है ना, ये ऐसा मैंने डिटेलिंग में मैं बता रहा हूं इतना, है ना, वरना इतना बताने की जरूरत ही नहीं थी। आप ग्रेविटेशन पढ़ के आए हैं, है ना। ग्रेविटेशन में 2 मास, यहाँ पर 2 चार्ज, डिस्टेंस वही r r, है ना। कांस्टेंट अलग हो जाएगा, वहाँ g था जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है, और यहाँ पर k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। बस इतना सा याद रखना है ना। उसके अलावा थोड़ी डिटेलिंग मैंने दे दी कि भाई k की जो वैल्यू है उसको 1/4πε0 लिखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इतना मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसको याद कर लीजिए अभी से ही अच्छी तरह से, ध्यान से, अभी के अभी ये चीज याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम ये सिंपल फॉर्म पढ़ रहे हैं। फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा है अभी अपन ने, डायरेक्शन भी पढ़नी बाकी है ना। इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़नी है हमको, इस लॉ की अच्छी तरह से डिटेल में इस लॉ को पढ़ेंगे हम, है ना। तो अभी आप क्या करेंगे? आप ये हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद कूलम्स लॉ हेडिंग डालेंगे, और कूलम्स लॉ हेडिंग डालने के बाद इतना ये और फिर ये कॉपी करिए अपने रजिस्टर में, है ना। और उसके बाद आराम से पॉज करिए, कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़नी है ना। अच्छा, ये याद हो जाना चाहिए अभी के अभी, ये पहले बोल रहा हूं मैं, ये अपन को अच्छी तरह याद होगा, तब अपन वेक्टर फॉर्म की तरफ बढ़ पाएंगे, है ना। ये सब वैल्यूज अभी के अभी आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसके ऊपर अगर मैं कोई भी छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूं तो ले सकता हूं। देखो अगर मैंने आपको दिया कि भाई यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है मेरे पास 2 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम रख लो, 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहां पर एक और चार्ज रख लो 3 माइक्रोकूलम, सिंपल चीज है, मतलब समझ रहे हो। और ये आप रख दो इधर यूं इस तरह से, और इसको रख दो आप मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर आपने रखा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोकूलम के आपके पास 2 चार्जेस पड़े हुए हैं 10 सेंटीमीटर पे, तो बताइए कि एक दूसरे को क्या करेंगे? पहले तो ये रिपेल करेंगे, है ना, और रिपेल करेंगे तो कितनी फोर्स से करेंगे? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। तो आप कैसे निकाल लेंगे बड़ी आसानी के साथ? जो फोर्स होगी, है ना,
फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी के, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। Q1 यानी 3 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 इंटू, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगेन एक और Q2 भी क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, सेंटी होता है 10 टू द पावर -2, सेंटी होता है 10 टू द पावर -2, तो उसको स्क्वायर करोगे तो इंटू 10 टू द पावर -4। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही सिंपल चीज है ये। इसमें कोई आपको इसको 30 मान लो, 30 मान लो, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा ये, 30 सेंटीमीटर मान लो, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 है ना, इंटू 10 टू द पावर -4। इससे क्या है, कट जाएगा ये आसानी के साथ। ये देखिए 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया है ना, और ये 1 0, ये 1 0 और ये 10 टू द पावर -2 बन जाएगा। 10 टू द पावर -2 से ये 10 टू द पावर -6 गया तो ये 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 चल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए बहुत ही आसानी के साथ आपके पास फोर्स आ जाएगी, जो कि क्या आएगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा, करके देख लेना। मैंने ऐसे ही ले लिया एक क्वेश्चन, ये नॉर्मल सा, क्या आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -10 हो गया, 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -1 बचा है ना। तो ये आपके पास 0.9 न्यूटन, ठीक है ना, 0.9 न्यूटन आपके पास ये फोर्स आ जाएगी। समझ में आ गया ना आपको सभी को? देखिए ये 0.9 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ, है ना। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल भी ले लिया कि भाई हाँ ठीक है, कभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़ा था तो उसका मतलब क्या है, उसके क्या मायने हैं, हमें इतनी जानकारी के साथ सिर्फ इतने से क्वेश्चन को करना आना चाहिए। अब ये समझिए बस आप, है ना। कभी हमको कोई क्वेश्चन दे दे कि एक चार्ज और दूसरा चार्ज रखा हुआ है, बीच में हमें डिस्टेंस दे दे, तो हमें के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 की वैल्यू जो दी हुई है वो, और अपॉन आर स्क्वायर पुट करके इस तरह से आंसर निकालना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए ये सब याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं। अब इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, है ना। When two charge Q1 and Q2 placed at a distance, when 2 point charges, याद रखना लिखना, when 2 point charges Q1 and Q2 placed at a distance r from each other, then the force between them will be directly proportional to the multiplication or product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है, and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। ये कूलम्स लॉ था आपका, बाकी तो आप फिर ये लिखोगे इसे, सिंपल सी बात है ना। स्टेटमेंट की भी लिखवा दिया आपको, दो चार्जेस उसके बीच में आर डिस्टेंस लेके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे होता है वो भी बता दिया आपको, के की वैल्यू क्या होती है वो भी बता दिया आपको, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको बता दिया, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए के की यूनिट भी याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। देखिए अब इसमें क्या है, देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई, कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स होती है, दो चार्जेस जो रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे और दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। ये कैसी फोर्स होती है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्स होती है साहब, है ना। ये कंजर्वेटिव भी होती है, कैसे बताऊंगा बाद में, है ना। जो भी ग्रेविटेशन फोर्स के गुण होते हैं वो इसके भी होते हैं। सेंट्रल फोर्स भी होती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ही लगती है हमेशा, ठीक है। ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है ये लॉ, और किसी के ऊपर नहीं है। ये एक स्पेशल केस जरूर आएगा कि भाई जब स्फीयर को आप पॉइंट चार्ज मान लोगे सेंटर पे रखा हुआ, है ना,
तो वो सब एक अलग अलग स्पेशल केस की बात अलग है। बाकी ये पॉइंट चार्जेस के लिए लॉ बना हुआ है बस ये। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा एक एक चीज़ की। बस जो बता दिया गया है ना वो आपको आना चाहिए, उसके अलावा जो बताना है वो क्या क्या है वो मैं एक भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दी जाएगी, ठीक है ना। पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, जो मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। हमने सिर्फ अभी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पढ़ा है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है ना। एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ हम अभी जानते हैं कि वो Q1 Q2 बाय r² होता है। अब देखिए उसको वेक्टर रूप में पढ़ते हैं। ये तो हमने बच्चों वाली बात अभी पढ़ ली, अब हम उसको वेक्टोरियली वापस से सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखिए 11th क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ सबको ये डायग्राम जरूर पता होगा, x एक्सिस y एक्सिस है ना। और मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q है ना। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है x1 y1 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो x1 y1 z1, इसको P मान लो उसको Q मान लो, ठीक है। चलिए x1 y1 z1, इसको देखो x2 y2 z2 मान लो, ठीक है ना। x2 y2 और z2 और x1 y1 z1, ये 2 पॉइंट्स हैं। जब भी मैं 11th क्लास पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर वगैरह पढ़ाता हूँ तो उसमें बताया होगा ये एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट ये रहे, ये एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट ये रहे। 2 पॉइंट हैं, ये ओरिजिन है मेरा है ना O, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है Q पॉइंट का वो R2 वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। और ये P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं R1 वेक्टर बोल देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अभी तक मैंने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बात आपको नहीं पढ़ाई, ये एक जनरल सी चीज़ है हमारे पास है ना। हम किसी को भी ओरिजिन, हम कहाँ होते हैं, ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पे होता है, बताया था आपको जो पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था। तो हम कहाँ हैं, ऑब्जर्वर हैं हम, और हम कहाँ बैठे होते हैं, हमेशा ओरिजिन पे। जब हम ओरिजिन पे खड़े होकर देख रहे हैं तो हमको P पॉइंट दिख रहा है एक ये, और एक Q पॉइंट दिख रहा है एक ये, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है। तो r1 वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। इसी तरह से Q पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए दोनों, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अभी तक हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जो भाई अभी 12th क्लास का हो, ये सब 11th क्लास का है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अब एक काम करते हैं अब अपन 12th क्लास पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे, है ना। समझिएगा बच्चों, इसमें कुछ भी 12th क्लास का हो तो मुझे बताओ। एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं उसका पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। ऐसे एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिए हुए हैं, तो मैंने उसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूँ यार, बड़ी आसानी के साथ लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं 12th क्लास पे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ज रखता हूँ। एक चार्ज रखा मैंने Q1 P पॉइंट पे, यहां पर रखा। एक चार्ज रखा मैंने Q2 यहां पर, ठीक है। तो यहां ऊपर लिख देता हूं ये Q2, ठीक है। ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज मैंने रख दिया इनके ऊपर, ठीक है। पोलरिटी नेचर की बात बाद में करूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप, बिल्कुल टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो बता रहा हूँ वो आना चाहिए। आप कभी ज़िंदगी में कंफ्यूज हो गए ना बेटा, तो मेरा नाम बदल देना, मजा नहीं कर रहा मैं। आप बस इतनी सी बात याद रखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसको पहले एक बार तसल्ली से समझ लो, ठीक है। कभी वो चीज़ जो मैं बताऊँगा वो चीज़ कभी गलत नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पर P पॉइंट पे मैंने Q1 चार्ज रख दिया, यहाँ पर Q पॉइंट पे मैंने Q2 चार्ज रख दिया, सब ठीक है, सब रख दिया। अब एक बात बताओ मुझे कि यार ये जो बीच की डिस्टेंस है, यही तो वो डिस्टेंस है जिस पर ये Q1 और Q2 चार्जेस पड़े हुए हैं।
हमारी जो आर डिस्टेंस होती थी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले कि Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, है ना। मतलब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कौन सी है? वो तो यही डिस्टेंस है ना यार, Q1 ये पड़ा, Q2 ये पड़ा, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमको, बीच वाली। हमको R1 R2 से मतलब थोड़ी है। अच्छा, तो हमको ये बीच वाली डिस्टेंस अगर चाहिए तो देखो क्या हो सकती है वो। मान लो ये कोई तीसरा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकालना है मुझे। अगर मान लो ये P से Q पे जा रहा है, ये इस तरह से, है ना, इस तरह से मानता हूँ, ठीक है। अभी पहले तो क्या होगा देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तीर के पीछे तीर बराबर उल्टा तीर, जानते हो ना, तीर के पीछे तीर बराबर उल्टा तीर पढ़ाया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मतलब R1 वेक्टर प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूँ या R ही बोल दूँ सिंपल, मैं R वेक्टर बोल देता हूँ इसको सिंपल, है ना। देखो तो इसको D वेक्टर बोल दो, D वेक्टर बोल दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर, ठीक है, बराबर R2 वेक्टर। समझ में आया या नहीं आया यार? आया ना समझ में? ठीक है। तो यहां से मेरे को जो डिस्टेंस चाहिए वो क्या है? D वेक्टर है। तो D वेक्टर क्या होगा मेरे पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलो यार, होगा? होगा। अब कुछ बंदे कहेंगे, कीड़े करने वाले बंदे तो होते ही है ना, वो कहेंगे सर आपने एरो इधर ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? तो मैं कहूँगा बेटा इधर भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लो ये लो, इधर भी ले लो साहब, हो सकता है ना उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो, है ना, तो ये भी ले लो। तो एरो इधर भी ले लिया हमने, इनका एरो तो ऐसा ही है, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक बार मैंने ऐसा माना तो एक बार ऐसा भी मान लो, एक बार क्या दिक्कत है। अब क्या होगा बेटा, देखो तीर के पीछे तीर बराबर उल्टा तीर, यानी R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर R1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत चीजें क्लियर होंगी यहाँ से, वेक्टर भी थोड़ा बहुत समझ में दोबारा रिवाइज होगा, याद रखना दोबारा 12th क्लास मैथ्स में भी आने वाला है ना। तो समझ होनी चाहिए आपको, नहीं है तो ध्यान से देख लीजिएगा, बेसिक ही है, समझ में आ जाएगा, है ना। और कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, वेक्टर फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। ये आपकी बुक में भी इस तरह से समझाया हुआ नहीं है, ठीक है, किसी बुक में इस तरह से नहीं समझा रखा है, जितना डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। कभी किसी वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन में आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, सब समझ में आएंगे और सब सारे सिंपल इजी लगेंगे आपको, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो। ध्यान से देखो, प्लस D वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर, यहाँ से मेरा D वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी वही है मेरी, तो D वेक्टर यहाँ से मेरा क्या जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब एक काम करो, कर दो यार, आप क्या करोगे जब इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, D वेक्टर यहाँ से जो मेरा आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करना है, R2 भी है मेरे पास, R1 भी है मेरे पास, ये x2 माइनस x1 आ जाएगा यहाँ पे, i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ नीचे प्लस z2 माइनस z1 की कैप, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आ जाएगा सर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो D वेक्टर मेरे पास आएगा वो आएगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2। इतनी तसल्ली से कोई नहीं बताएगा बेटा, बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझते रहना। z1 माइनस z2, सारी पिक्चर क्लियर होगी अभी, ठीक है। ये दोनों ही D वेक्टर आ गए मेरे पास। सर दो D वेक्टर कैसे आ सकते हैं सर, डिस्टेंस तो एक ही है ना। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है आपकी, डिस्टेंस एक ही है ना। तो बस अभी देखते रहिए क्या हो रहा है ना। अच्छा, अब देखो बेटा, अब देखिएगा क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस D वेक्टर और इस D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो यार, मैग्नीट्यूड ऑफ D वेक्टर, तो वो क्या होता है, रूट ऑफ i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही होता है ना। तो रूट ऑफ
ये रूट ऑफ कर लिया भाई, है ना। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आया क्या नहीं आया ये, है ना। अच्छा, अब इसका निकालो आप लोगों के साथ, दो डी थे हमारे पास, तो दूसरे डी का भी तो मैग्नीट्यूड निकालो ना आप। तो ये लो दूसरा डी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये आ जाएगा रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है क्या? हाँ, ये सेम ही है। देखो ध्यान से, x1 x2 की कोई भी वैल्यू ले लो ना आप, एक x1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2 मान लेता हूँ x2 की वैल्यू को मैं, तो 1 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस वन का स्क्वायर कितना हुआ 1, और ऊपर देखो 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, स्क्वायर लग रहा है। मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड एक ही है यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना भाई, जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड तो एक ही है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है ना, बाकी मैग्नीट्यूड एक ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। R12 आप क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, किताब में कुछ भी दिया हो। R21 आप क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, कुछ भी कहीं भी दिया हो आपको यही लिखना है, कभी गलत नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। ओके, जो मैं समझाता जा रहा हूँ बस वो लिखते जाओ, वो समझ में आना चाहिए बस, और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सुपर, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी से याद रख लेना भाई, है ना। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो R12 है वो यही तो है जो आपने निकाला है, यही तो R12 है, और यही तो आपका R21 है। सही है, R21 ये है, R12 ये है, R1 माइनस R2 तो R1 माइनस R2 तो R12, ठीक है ना। याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी में आपने किया था ना, VB माइनस VA, है ना, उसी तरह से, है ना। बुक में हो सकता है कुछ उल्टा दे रखा हो, उसने मान रखा हो, तो वो बेटा अक्लमंद है, वो कुछ भी कर सकता है। अपन इतना अक्लमंद नहीं है, अपन को जैसे याद रखना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके अलावा फिर आप अपनी अकल लगाओ तो फिर लगाओ, गलत हो तो मेरे से मत बोलना। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी आपको करना क्या है, सिंपल सी बात बता दी मैंने आपको। यही आपका जो डी आपने लिखा है यहाँ पर, वो R2 माइनस R1 यानी R21 वेक्टर है, और यही आपका डी जो आपने लिखा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही आपका R12 वेक्टर है। तो मेरा कहना यूँ है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, R21 और R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा डिस्प्लेसमेंट आपको, समझ रहे हो। 11th क्लास का डिस्प्लेसमेंट दोबारा से डिटेल में बता दिया मैंने आपको कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग होगी तो भी कैसे होगी, क्या होगी, सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। हाँ, अच्छी तरह से बता दिया, देख लेना, समझते रहना आप, ठीक है साहब। चलिए, अब देखो बीच में कुछ मिटाना पड़े तो मिटा देंगे, लेकिन अभी समझने वाली बात है वो समझ लेना जो समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ अब मैं, है ना। चलिए, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। सर आप तो फोर्स पढ़ा रहे थे, सर क्या पढ़ाने लग गए आप एकदम से वेक्टर। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी था समझना, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है जो समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूँ। देखो, अब आते हैं हम फोर्स पे, तो समझाते हैं भाई, रुक जाओ, फोर्स को अच्छी तरह। ये F, ये फोर्स लिखा मैंने, लेकिन अब लगा दिया मैंने वेक्टर। वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी आ गया होगा ना। फोर्स
1 2, क्या लिखा मैंने, फोर्स 1 2, ठीक है ना। ओके, इस 1 2 का मतलब क्या, फोर्स 1 2 का मतलब क्या, यहां से इंपॉर्टेंट चीज चालू हो जाती है, ध्यान देना। F12 का मतलब होता है ऑन बाय, मतलब फोर्स ऑन 1/2, है ना, 1 चार्ज के ऊपर 2 की वजह से लगने वाली फोर्स, ठीक है। ये फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस लगेगी, और ये जो दो चार्जेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो हमेशा पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए साहब, ये क्या होगी साहब, तो मैग्नीट्यूड लिख दो पहले तो, K Q1 Q2 अपॉन, अब R लिखना है आपको, लेकिन R कौन सा लिखना है, मैग्नीट्यूड ही आएगा, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना है आपको यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो भी है ना, यानी ये सब डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड है, ये है ना, सब बराबर ही है। लेकिन अभी आप क्या करें, यहाँ पर क्या लिखें, कुछ भी लिख दें, लेकिन ध्यान से देखें, जो मैं जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है आपको, है ना। F12 मतलब F ऑन 1/2, अगर ऐसा है 1 2 है तो यहां पर क्या कर देना आप, 2 1 लिख देना, F21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, उल्टा कर देना बस, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया ना, F12 है तो R21 कर देना, काम खत्म, पैसा आ जाओ, सिंपल सी बात। ये तो आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया बेटा, K भी मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 भी मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, और नीचे भी ये मैग्नीट्यूड दिए हैं, देखो इन सबका स्क्वायर किया आपने। समझ में आया ना मेरी बात। अच्छा, ये वेक्टर कहाँ से हुई फोर्स फिर, तो याद करो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, या किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन देना हो, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करते हैं हम, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। याद कीजिए 5 है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन 5 आई कैप लग गया अगर, तो मतलब एक्स डायरेक्शन उसको मिल जाती है। आई कैप क्या है, वेक्टर है ना, एक बने यूनिट वेक्टर है, वेक्टर तो है यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या है, ये जो फोर्स है, ये पूरी की पूरी फोर्स हो गई, इस फोर्स को डायरेक्शन देनी है। तो साहब डायरेक्शन जो आप दोगे वो कैसे दे सकते हो, मैंने बोला हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस ये फोर्स लगने वाली है, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, मतलब एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, हमेशा ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है ना, इसी के थ्रू फोर्स लगेगी, इसी के आगे पीछे फोर्स लगेगी। कहने का मतलब है ये Q1 चार्ज या तो इधर जा सकता है या इधर आ सकता है, ऐसे ये Q2 चार्ज जो या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन टू द पोलैरिटी और नेचर ऑफ द चार्जेस। समझ में आया ना मेरी बात, ओके। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस फोर्स लगती है, और उसी पे वो जा सकते हैं। कहने का इसी तरह की फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो है सेंट्रल फोर्स, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो तो अब समझो मेरी बात, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, है ना। इसको मुझे डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए सिंपल सी बात आप समझो, डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन में किसकी दूंगा, डिस्प्लेसमेंट की दूंगा। कौन सा इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, या तो ये होगी या ये होगी। समझ गए मेरी बात। अब वो क्या होगी वो ध्यान से देख लो। ये R21 क्यों लिखवाया था, क्योंकि मुझे R21 के यूनिट वेक्टर से यहां मल्टीप्लाई करना था, इसलिए R21 लिखवाया था यार, सिंपल सी बात है। समझ गए आप, R21 के कैप से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे उसको, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अब इसी चीज को देखो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं K Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ऊपर देखो R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं क्या ऐसे। ये लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं कैसे,
है। याद करो यार, आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वापस मिटा दूंगा कि भैया ए जो वेक्टर ए जो कैप होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड होता है ना। तो वो वाली चीज़ याद रखना। तो कैप जो लिखा है मैंने वहाँ पे, उस कैप को मैंने चेंज किया, उसको वेक्टर अपॉन, भाई ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड होता है ना, फॉर्मूला याद करो वेक्टर्स का, 11th क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी याद आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको समझ लेना अच्छी तरह से। देखो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो आपको, लेकिन एक बात आप ध्यान से दिमाग में उतार लीजिए, एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आई है। इंजीनियरिंग कंप्लीट भी करके बैठ जाते हैं बच्चे, उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बीच में बोर होने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ समझाने के लिए, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बोलिएगा, मैं एक बार और समझा दूंगा आपको। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, और पूछ सकते हैं कि कहाँ समझ में आपको नहीं आया, ठीक है। वैसे जो भी है वो आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ध्यान से देखिए, अलग अलग तरह से लिख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, इस R21 का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखिएगा, ये भी तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है। तो ये नीचे से यहाँ से हट जाएगा और इसका जो स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, F12 ऑन बाय वेक्टर को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, और देखिए आगे K Q1 Q2 अपॉन R। अब R21 लिखूं, चलो इसको R21 ही लिख दो अभी तो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखा आपने। अच्छा, यहां पर क्या है, ये R21 का वेक्टर, R21 का वेक्टर क्या है, ये है, लिख दो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये है ना, R21 का वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए अच्छी तरह से। मैं इसको मिटाने वाला हूं अभी, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। चलिए ध्यान से देखते रहिए बस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए आता है बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रूव करने के लिए आता है। ध्यान से देखते रहिए। F12 हमने पता कर लिया, उसको 2-3 तरीके से लिख भी लिया। एक तरीके से और लिखना बाकी है, वो लिख रहा हूँ यहीं पे, F12 ऑन बाय वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड बोलूँ या R12 का मैग्नीट्यूड बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको मैं R12 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड, और उसका क्यूब भी लिख सकता हूँ। इसमें कोई गलती थोड़ी करी मैंने। R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, वो मैंने बता दिया था आपको। क्लियर है ना ये चीज़ तो? ओके। अच्छा, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। अगर इसको मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड थोड़ी है, ये तो ब्रैकेट लगे हुए हैं, है ना। तो इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। तो कर दिया मैंने, ये प्लस का बन गया R1, ये माइनस का बन गया माइनस R2। तो आगे ये माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत मोटा बनाया मैंने, है ना, माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से। क्यों लिखा है इसको इस तरह से, ये भी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखते रहिए। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, F वेक्टर 1 2 कर लिया था हमने, अब आ जाओ 2 1 पे, है ना। वापस से ऑन बाय फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1, सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स 1 की वजह से क्या होगी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। K Q1 Q2, मेरे साथ साथ बोलना, अब नीचे क्या लिखूं, R12 लिखूं कि R21 लिखूं? तो भाई 21 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 12।
तो R12 का मैग्नीट्यूड वेक्टर का है ना, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कैप भी किसका लगाऊं, R12 का लगाऊं कि R21 का लगाऊं, वही R12 का जो नीचे है वही ऊपर, यानी R12 का कैप लगाना है। समझ गए होंगे आप, है ना। अच्छा इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको और लिख सकता हूं मैं, देखो F21 को K Q1 Q2 अपॉन कैप है तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही R12 का कैप इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, तो R12 का मैग्नीट्यूड एक और आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा, और ऊपर R12 का वेक्टर ही रह जाएगा, है ना। बहुत अच्छी तरह से वेक्टर कैलकुलेशन भी समझा रहा हूँ बच्चों। हो सकता है मैं पहले बोल रहा हूँ थोड़ा सा बोरिंग लगे ये लेक्चर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और समझाना जरूरी है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके बहुत डिटेल्ड और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो जब मैं लूँगा तो आपको लगेगा हाँ सर हमने ये पढ़ लिया था, तब जाके वो सिंपल लग रहे हैं, वरना वो कैन नॉट बी पॉसिबल, वो नहीं हो सकते फिर, वरना अगर ये नहीं आया तो, है ना। ध्यान से देखिएगा, देखो ये वेक्टर बन गया था, है ना, मैग्नीट्यूड एक मैंने यहाँ क्यूब कर लिया उसका, ठीक है। चलिए अब देखो F21 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका होल क्यूब। इसको क्या लिखता हूँ मैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ब्रैकेट, R12 है ना, तो R12 R1 माइनस R2 है ना। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया आपको, है ना, समझ में आ गया ना। ये चीज़ बहुत जरूरी है भाई, आपको ये समझना कि R12 वेक्टर हो या R21 वेक्टर हो, दोनों वेक्टर फॉर्म में तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका जब मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो वो सेम ही है, क्योंकि स्क्वायर लग गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, बात एक ही है। ऐसे ही y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, उसका स्क्वायर करो, बात एक ही है। z1 माइनस z2 करो या z2 माइनस z1 का स्क्वायर करो, बात एक ही है। इसका मतलब ये दोनों का जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो वो सेम ही आएगा, वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो अलग अलग आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, R12 है तो R1 माइनस R2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से इसको और इसको देखिए, ऑन बाय, ध्यान से इसको और इसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि F21 या F उधर से लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, F12 लिख रहा हूं, देखो F12 ऑन बाय, ठीक है, वेक्टर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस माइनस तो माइनस, ठीक है साहब। ये बची हुई जो पूरी क्वांटिटी है ना, ध्यान से देखिए, ये बची हुई पूरी क्वांटिटी आपकी ये है, देखो K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब, तो अपॉन R12 का होल क्यूब, ऊपर R1 माइनस R2 तो ऊपर R1 माइनस R2। यहाँ पर मैंने R21 को R12 लिख ही लिया था, क्योंकि बात बराबर है मैग्नीट्यूड तो, है ना, और वहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था तो R1 माइनस R2 बन गया था, ठीक है। क्यों लिखा था मैंने इस तरह, आप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना था, ये F21 वहाँ चल जाएगा, तो F21 इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, और ये करके ऐसा सा डब्बा बना दो इसके ऊपर, इसको इम्पोर्टेंट लिख दो, और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आपने ऐसा लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी फोर्स 1 पे लगेगी 2 की वजह से, फोर्स ऑन 1/2, उतनी की उतनी फोर्स मैग्नीट्यूड में, देखो मैग्नीट्यूड बराबर है ना, बस डायरेक्शन में अपोजिट है, उतनी ही फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उतनी ही फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन 2 पे लगेगी 1 की वजह से, ठीक है। कहने का मतलब है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा चार्ज भी उतनी ही फोर्स उसके ऊपर भी लगा रहा है। मान लो 2 चार्जर हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, है ना, तो ये चार्ज उसको धक्का दे रहा है, तो ये चार्ज भी उतनी फोर्स से उसको धक्का दे रहा है। बस ये है कि ये जो धक्का देगा वो इधर देगा, ये जो धक्का देगा वो इधर देगा। समझ में आ रहा होगा आपको, मेरी बात आ रही है ना समझ में बात, हाँ ठीक है। चलिए
पूरा अच्छी तरह से कॉपी कीजिएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ चली आ रही है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। पहले तो मैंने वो 11th क्लास का ही बताया सब मामला, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, है ना। तो उसको कवर अप करने के लिए बता दिया, जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा बच्चों, जल्दी जल्दी समझ लीजिए फटाफट, ठीक है। तो मैं वापस से इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 2 मिनट के लिए क्या हुआ क्या ना हुआ। पूरा कॉपी में डेरिवेशन ये होना चाहिए, है ना। ये प्रूव हो गया आपका कि जितनी फोर्स 1 के ऊपर लगेगी 2 की वजह से, उतनी ही मैग्नीट्यूड में फोर्स 2 के ऊपर 1 की वजह से भी लगेगी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। चलिए मिटाने जा रहा हूं, ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए वेक्टर्स जब पढ़ते हैं हमें, तो जिनका बेसिक कमज़ोर होता है ना वेक्टर्स में, उनको थोड़ा बोरियत जरूर फील होगी बेटा, लेकिन एक बार समझ लोगे तो बहुत काम की चीज़ है। बिकॉज बार बार ये समझाया भी नहीं जाएगा, और कोई भी टीचर आपको बार बार ये नहीं समझा सकता। आप देख रहे हो ना कितना मेहनत भरा काम है, पूरे बोर्ड भरने पड़ते हैं वेक्टर समझाने के लिए, तब जाके वेक्टर्स कुछ ना कुछ समझ में आता है ना। तो आप ये चीज़ समझें कि आपको वेक्टर्स कोई बार बार नहीं समझाएगा इस तरह से डिटेलिंग में, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इतनी डिटेलिंग में आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कि एक भाई हमें आपको अब हमें कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाए जिसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया जाए जिसके ऊपर एक और चार्ज रखा हुआ है ना। तो कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, कर लो। देखो मान लो कि ये एक ट्रायंगल है ना। अच्छा एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए पहले, तो क्वेश्चन करने से पहले एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए क्वेश्चन करने से पहले। यहीं बना देता हूँ मैं मार्जिन, एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the two charges, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता, इस तरह की फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है बेटा, है ना। कि मतलब जो दो के बीच में फोर्स लग रही है उस पर एक लाइन बना दो, उसी लाइन के ऊपर एक दूसरे फोर्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को लाइन से मिला दो, या तो ये Q1 चार्ज इस Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगा सकता है या इधर फोर्स लगा सकता है, बस इधर उधर ये कुछ भी नहीं लगा सकता फोर्स। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसी को सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान रखना है हमको न्यूमेरिकल्स करते वक्त। तीसरा स्टार पॉइंट जो है बेटा, दूसरा स्टार पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि दिस लॉ, जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होगा। मैंने आपको ये जरूर बताया कि भाई एक कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होंगे जैसे कि स्फेयर वाला है, तो उस पर कोई भी स्फेयर की वजह से बाहर किसी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स निकालना है आपको, तो आप पूरे उस स्फेयर को क्या मान लोगे कि उसके सेंटर पर, उस पूरे स्फेयर पे जितना चार्ज है आप मान लोगे कि वो पूरा का पूरा चार्ज उस स्फेयर के सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो जब आप उसको जरूर पॉइंट चार्ज मान लोगे कि हाँ भाई सेंटर पे पड़ा हुआ पॉइंट चार्ज है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमेशा क्या है, आपको पॉइंट चार्ज मानना ही पड़ेगा, पर कंडीशन यही है। ये लॉ एप्लीकेबल करना है अगर आपको K/1 Q2/r² निकालना है, K/1 Q2/r² अप्लाई करना है, तो आपको पॉइंट चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। ओके, थर्ड चीज और एक इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। सेंट्रल फोर्स है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है ये लॉ बस, है ना। तीसरी चीज देखो मैं लिखाता हूं, लेकिन उससे पहले
आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अपने आप आपको तीसरी चीज़ अपने आप समझ में आएगी क्वेश्चन करते करते। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ भी रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। यहाँ रखा हुआ है मान लीजिए +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है ना, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है साहब, ओके। इन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको वैसे अलग से पढ़ते हैं लेकिन मैं यही पढ़ा रहा हूँ, सुपर पोजीशन थ्योरम, है ना। देखिएगा कोई चार्ज यहां पर रखा हुआ है Q0, एक चार्ज यहां पर है Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2, है ना। तो एक चार्ज यहां पर है मान लीजिए Q3, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, है ना। अब मुझे अगर इस Q0 पे फोर्स निकालनी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो R1 है, ये डिस्टेंस जो है वो R2 है, ये डिस्टेंस जो है वो R3 है ना। लाइन ज्वाइनिंग पे लगती है इसलिए लाइन तो ज्वाइन करनी पड़ेगी अपन को, है ना। तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, मान लीजिए F1 लगा रहा होगा, है ना। ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो F1 है मान लो, ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, मान लीजिए F2 है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा होगा, मान लीजिए F3 है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने, फोर्स अगर पूरा लगा रहा होगा तो वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और ये F3 वेक्टर। तो इस Q0 पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या होगी बच्चों, F नेट होगी, और वो F नेट क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। समझ में आया? मतलब इसका स्टेटमेंट बता देता हूं मैं आपको। If we have to find a net force or resultant force on any charge due to all the other charges, then that net force will be equal to the vector sum of, वेक्टर सम, स्केलर सम नहीं कि इसकी वजह से 5 न्यूटन आया, इसकी वजह से 10 न्यूटन आया, इसकी वजह से 15 न्यूटन आया, 15 + 10 + 5 जोड़ दिया 30 हो गया, आंसर आ गया। ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, वेक्टर सम करना है। तो क्या बोलना है आपको कि इफ वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, देन दैट नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द अदर चार्जेस। हर इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, फोर्स का मतलब वेक्टर वाली फोर्स निकाल लो, फिर उनका वेक्टर एडिशन करना है ना, स्केलर एडिशन नहीं। इसको सुपरपोजिशन थ्योरम बोला जाता है। स्टेटमेंट मैंने बोल के बता दिया आपको, एक बार और बोल देता हूँ। इफ वी हैव टू फाइंड अ फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, देन दैट रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द अदर चार्जेस, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा। तो ये क्वेश्चन जो करा रहा था मैं, तुम्हारे दिमाग में फटाक से आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब करिएगा बेटा, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, है ना। और मैंने आपको ये दे दिया, मान लीजिए 1 दे देता हूँ यार, हटाओ, सिंपल जोड़ दूँ क्या, चलो 1 ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। 1 सेंटीमीटर ले लो, है ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो इसलिए ऐसा काम किया है। अब मैं बोल रहा हूँ आप मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स पता करके बताइए। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, है ना, ये C पॉइंट है ये वाला। तो मैंने आपको क्या बोला कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C, ठीक है ना। बताइए भाई। तो आप, मैंने क्या बोला आपको, इसके ऊपर देखो, ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट, बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है बच्चों, है ना। हम पढ़ सब लेते हैं लेकिन अप्लाई करना ही मेन है। ये क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपल है लेकिन अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो पढ़ा है वो अप्लाई करवाएगा,
ठीक है, हमें अगर इस सी पॉइंट पे पड़ा हुआ ये जो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, मतलब एक चार्ज तो ये पड़ा, एक चार्ज ये पड़ा, इनकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना है मुझे अगर, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है तो मुझे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, ये सब चाहिए, अलग अलग फोर्सेस चाहिए ना, इंडिविजुअल फोर्सेस चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या देखना है कि उसके अलावा बाकी कितने चार्जेस हैं, उसके ऊपर फोर्स कौन कौन से चार्जेस लगा रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो देखो, एक तो ये लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा, ठीक है ना, एक तो ये लगा रहा होगा और एक ये लगा रहा होगा इसके ऊपर फोर्स। इसके अलावा भाई ये 2 चार्जेस ही तो हैं और बस, तो एक तो ये लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा, ठीक है साहब। दूसरी बात, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलग अलग निकालनी, मान लो ये जो लगा रहा है, ए वाला जो लगा रहा है उसकी वजह से F1 फोर्स लग रही है, बी वाला जो लगा रहा है उसकी वजह से F2 फोर्स लग रही है, ठीक है, ये हमने मान लिया पहले से। अब हमें करना क्या है, हमें तो निकालना है F नेट वेक्टर विच विल बी इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, हमको तो ये निकालना है। अब उसके लिए मुझे क्या F1 वेक्टर और F2 वेक्टर निकालना तो पड़ेगा ना यार, है ना। बस वही वाली बात है, कैसे मैं निकालूँ F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा भाई, देखो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस पे फोर्स लगेगी। तो ये ए वाला जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के अलॉन्ग ही तो लगाएगा ना यार, देखो, है ना, ऐसे ही तो लगाएगा, इस लाइन के अलॉन्ग ही लगा सकता है। मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो या तो इधर लगेगी या इधर लगेगी। अब आप बताओ, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको पास खींचेगा या दूर फेंकेगा, दूर फेंकेगा ऑफकोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इधर की साइड लगेगी। कितनी लगेगी साहब, F1 मैग्नीट्यूड तो F1 ही होगा ना, हाँ, तो F1 मैग्नीट्यूड की लगेगी साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ऐसा कर दिया, है ना। ऐसा क्यों किया ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे वेक्टर करना है सब काम, तो वेक्टर में कंपोनेंट होंगे क्योंकि वो आगे आ रहा टेढ़ा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो भाई, अब समझो आप, है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, ऊपर से लिख रहा हूँ ताकि अपना क्लियर अपन को स्पेस मिले वहाँ पे करने का, ठीक है ना। चलिए भाई, अच्छा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है, तो भाई ये 60 डिग्री का है ना, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एक लाइन गई है सीधी, ये सीधी दिख रही हो नहीं दिख रही हो, लेकिन सीधी है ये लाइन, है ना, ऐसे ही जा रही है। अरे यार, ये लाइन जो है वो ऐसे ही जा रही है, ठीक है ना, ओके। तो 60 डिग्री है वो, कुल मिला के बात ये है ना। अब आप ऊपर अगर करना चाहो ऐसे कंपोनेंट तो कर सकते हो। इधर क्या हो जाएगा, F1 cos 60 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा, F1 sin 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए साहब, अब 2 इस वाले की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी बच्चों, वही लाइन ज्वाइनिंग। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये भी खींचेगा थोड़ी अपनी तरफ, इसको फेंकेगा ही सही, उधर धक्का देगा, तो इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है, F2। और इधर की तरफ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 60, तो फिर ये भी 60, तो इधर की तरफ हो जाएगी F2 cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ हो जाएगी F2 sin 60 डिग्री। समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब क्या करूं मैं, अब सिंपली मैं क्या काम करता हूं, मेरे पास क्या है, ये तो पता ही है, डायरेक्शन तो मुझे cos के रूप में पता चल गया। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैं F1 F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है ना, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, देखो ध्यान से देखो, K यानी 9 × 10⁹, देखना बोलते जा रहा हूँ, K Q1 Q2/r², K यानी 9 × 10⁹ इंटू Q1 2 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶, K Q1, Q2 वापस से 2 × 10⁻⁶, है ना। फिर K Q1 Q2/r², R कितना है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और सेंटी यानी 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, F1 मेरा, ध्यान से देखिएगा, 2 2 4 36, है ना, 4 9 36, ये 10⁻⁴ 10⁻² बन गई, हाँ सही है, 10⁻⁸ 10⁻⁴
9, 10 टू दी पावर है वो 360 आ गया तो यार, आ गया ना 360 भाई। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है ना। 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -8, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 360 न्यूटन आया ये F1। अच्छा F1 360 न्यूटन आया, मुझे बताओ F2 कितना आएगा। F2 क्या है, K यानी 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 यानी 2 × 10 टू द पावर 2 × 10 टू द पावर -6, Q2 वापस 2 × 10 टू द पावर -6 अपॉन R स्क्वायर यानी अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर 10 टू द पावर -4, मतलब सेम आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा साहब। यही F2 है, यही F2 है, आ गया समझ में, है ना। मतलब F2 और F1 का मैग्नीट्यूड सेम हो गए। अब देखो जो समझदार होगा ना वो तो क्या करेगा पता है, सर इधर F1 cos 60 है, इधर F2 cos 60 है। अब मैं पहले से ही जानता हूं सर कि F1 बराबर F2 बराबर F मान लेता हूं कि दोनों बराबर है, तो ये भी F cos 60 इधर की तरफ, ये F cos 60 इधर की तरफ, तो ये तो यहीं कट जाएंगे, है ना, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। ऊपर क्या हो जाएगा F sin 60, F sin 60, 2F sin 60, 2F ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 300 600 600 720 720, है ना। तो 2F sin 60 तो यानी 2 × 360 यानी 720, 720 अपॉन 2 आएगा वापस और √3 यानी 360 √3 आंसर आ जाएगा। खैर वो बात की बात है, अभी समझो, है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो जो डायरेक्शनल डायग्राम से सॉल्व करेगा उसके लिए तो बहुत सिंपल है, इससे ये काट दिया, उसको F1 और F2 सेम ही है तो F sin 60 कितना हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है तो 2F sin 60, F कितना दे रखा है आपको 360, तो 2 × 360 × sin 60 होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो 360 √3 आंसर आ गया F नेट, खत्म बात। लेकिन पहला क्वेश्चन है, जल्दबाजी में नहीं करना है, मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान से सब कुछ उतारना है पहले, है ना, उसके बाद ही करना है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम के तहत ये क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे हैं। NCERT के भी इसके बाद क्वेश्चन लूँगा अगले लेक्चर में मैं, ध्यान से करते रहिएगा, है ना। देखिए तो हमको क्या करना है, अब हमको लिखना है यार, हमको F1 वेक्टर हमें कन्वेंशनल मेथड से करना है। तो F1 वेक्टर क्या लिखूंगा बेटा मैं, वो लिखूंगा मैं, ये तो याद रख लो, ये तो हो ही गया, है ना। तो क्या लिख लूँ मैं, F1 cos 60 i कैप, F1 cos 60 i कैप और उधर यानी प्लस F1 sin 60 j कैप। ये मेरी F1 वेक्टर वाली फोर्स हुई। F2 वेक्टर वाली फोर्स क्या हुई बेटा, वो ही आपकी -F2 cos 60 i कैप और प्लस F2 sin 60 j कैप। हुई नहीं हुई है, हुई ना है भैया। तो अब आप क्या करोगे भाई, F1 बराबर F2 बराबर F ये अप्लाई कर दोगे तो ये सब F1 F बन जाएगा, F2 भी F बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि F नेट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर F नेट जो है हमारा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे, F नेट वेक्टर इक्वल्स टू, प्लस कर दो इन दोनों को, तो आई कैप वाले प्लस होंगे तो कैंसिल, है ना, F cos 60 कैंसिल आपस में, और ये प्लस हो जाएंगे तो 2F sin 60, तो 2F कितना निकाला मैग्नीट्यूड आपने 360 और sin 60 2F sin 60, तो मैं लिख देता हूँ पहले पूरा, 2F sin 60 मतलब 2 इंटू F है 360 इंटू साइन 60 है √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 360 √3 न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आपका क्या जाएगा वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर क्या होगा, लगाओ ना यार, जे कैप है ना, तो लगाओ 360 √3 जे कैप न्यूटन, और अगर एफ नेट का मैग्नीट्यूड पूछता है तो वो हो जाएगा 360 √3 न्यूटन, मैग्नीट्यूड पूछता है तो, है ना, मतलब सिर्फ एफ नेट पूछता है तो, है ना। तो ये आपके फंडे हैं वेक्टर स्केलर के।
जो आपको समझने हैं। इसी तरह से हमारे पास हमको NCERT जो आपकी बुक है ना, अभी देखिए बहुत चीज़ों पे काम चल रहा है, एक वेबसाइट भी डिज़ाइन हो रही है साथ ही साथ, है ना, कुछ और भी काम साथ में चल रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ा बहुत डिले जरूर हो रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, कोई चीज़ लेट नहीं हो रहे हैं, है ना। भाई जो पढ़ोगे ना वो एकदम टिप टॉप पढ़ोगे, बात ये है ना। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसा चीज़ नहीं पढ़ोगे कि हाँ यार ये गलती हो गई थी, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ अप टू डेट एकदम हाई क्लास माहौल में पढ़ाई हो रही है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी जो ब्रांच है बेटा इंजीनियरिंग की, वो भी यही थी, तो इसलिए मुझे क्या है ना, मैं बहुत टाइम से इस फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो मेरी आदत है ना। अगर यहाँ पर कुछ जल्दी जल्दी में निकल भी गया हो तो वापस से पूछ लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे एक बार, है ना, तो आप समझोगे। वैसे तो एक बार में समझ जाओगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो 1-2 बार वापस से समझ के देखना, 1-2 बार लिखकर, जो कॉपी पे आप लिखोगे उस पर लिखकर देखना, समझ में आएगा। ये जो मैंने 1 घंटे 2 घंटे में जो भी आपको पढ़ाया होगा, उसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, आगे आपके उतने ही मज़े आने वाले हैं, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर इन चीज़ों पे आपने कमांड कर ली तो, इन चीज़ों पे कमांड हो गई, 12th क्लास हो गई, उसे ही बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर्स हैं। बायो वालों आप बहुत ध्यान दीजिए, सही बता रहा हूँ। मैथ्स वाले वेक्टर्स पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, मैथ्स के अंदर। आप लोगों के वेक्टर नहीं आएगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे वेक्टर्स, तो आप लोग ध्यान दीजिए। NCERT में भी आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चंस निकाल के देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 तो मैंने करा दिया, उसके बाद वाले एग्जाम्पल्स लेके देखना, खतरनाक एग्जाम्पल्स आएंगे, मजा आ जाएगा। वो कुछ भी खतरनाक नहीं है भाई, अगर ये अप्लाई कर दिया, चुटकियों का खेल है, करके बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, देखें अच्छी तरह से, है ना, और अगले लेक्चर के लिए रेडी रहें, क्यूरियस रहें। मेरे पास मैसेजेस वगैरह आने चाहिए कि हाँ सर वी आर फॉन्ड ऑफ योर लेक्चर्स, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कीजिए। ऐसा कुछ मेरे पास आएगा तो मैं भी यार, मुझे भी थोड़ा रिस्पांस मिलेगा, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँगा और भी लेक्चर्स लेके आऊँगा। ये जो मैंने आज पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत बीच में बोरिंग लगेगा, लेकिन वो बोर होना ज़रूरी है 12th क्लास के लिए, ये बात दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सही बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।